मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद। प्रिय छात्रों, आधुनिक भारत का इतिहास विषय के बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के इस महत्वपूर्ण विषय, जिसका शीर्षक है 1857 क्रांति का स्वरूप नामक विषय के दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। इस शीर्षक के अंतर्गत जो पहला हिस्सा था 1857 क्रांति के स्वरूप को लेकर जो मत हैं, उसमें हमने अभी चर्चा की 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह था वो मुस्लिम षड्यंत्र था, अथवा 1857 का जो विद्रोह है वो जन आंदोलन था, वो जन विद्रोह था। इन विषयों पर हमने आपके सम्मुख चर्चा की। जब हम बात करते हैं कि ये विद्रोह जन विद्रोह था, जैसा कि लॉर्ड कैनिंग ने कहा है, वे अन्य पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी कहा है, और कुछ जो सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी रिपोर्ट्स हैं, उनके माध्यम से भी ये ज्ञात होता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। तो इसके जिन लोगों ने विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं भी लिया था, उन लोगों की सहानुभूति भी इसमें हम देखते हैं कि विद्रोहियों के साथ थी। इस घटनाक्रम को कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो था ये किसान आंदोलन था, और किसान आंदोलन कहने के बाद जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास को देखते हैं, ऐतिहासिक घटना को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखते हैं, वो उनका ये मानना है कि 1857 के का जो विद्रोह था वो किसान विद्रोह था। मार्क्स इसमें हम ये बात पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इसमें अधिकांश आम लोगों की हिस्सेदारी थी। शुरुआत भले ही सैनिकों ने इस विद्रोह की थी, लेकिन जैसे जैसे ये विद्रोह व्यापक रूप लेता गया, तैसे तैसे इसमें आम सहभागिता, आम जो सहयोग था, जनता का जो सहयोग था, किसान वर्ग का जो सहयोग था, वो मिलने लगा। अधिकांश, पहली बात तो ये कि अधिकांश जो सैनिक थे वो सारे के सारे कृषक परिवार से थे। उनका किसी ना किसी रूप में किसानों के साथ संपर्क था, और वो ऐसा नहीं था कि भी वो सेना में भर्ती होने के बाद टूट गया हो। वो संपर्क अभी भी बना हुआ था। और इस संपर्क को लेकर जो किसान है वो सरकारी नीतियों की जानकारी अपने सैनिक पुत्रों से ही प्राप्त करते थे। बहुत से इतिहासकारों ने मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, या कहें कि वर्तमान का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें, और अवध जो क्षेत्र है उसके जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लिखे गए हैं, उन पर शोध करने में उन्होंने इस धारणा का समर्थन किया है कि ये जो घटनाक्रम है ये किसान विद्रोह था। अब यह प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ एक किसान विद्रोह ही था? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस विद्रोह में किसानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन यदि मार्क्सवादी विचारकों की वर्ग संघर्ष की कसौटी पर इसे कसेंगे
तो ये किसान विद्रोह नहीं रह जाएगा, क्योंकि किसानों ने पूंजीपति जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। क्योंकि मार्क्सवाद की जो वर्ग संघर्ष की धारणा है, उस वर्ग संघर्ष में तो तब होता जब किसान जमींदारों के खिलाफ षड्यंत्र वो विद्रोह करते। यहाँ विद्रोह किसके साथ हुआ है? विद्रोह हुआ अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध, अंग्रेज शासन के विरुद्ध, ना कि जमींदार और ताल्लुकदारों के विरुद्ध। हम ये देखते हैं कि जिन जमींदारों व ताल्लुकदारों ने अंग्रेजों की सहायता से अपने को धनी तथा किसानों को दीन बनाया था, उन जमींदारों के विरुद्ध किसानों ने जरूर विद्रोह किया। लेकिन आम तौर पर ये जो घटनाक्रम था, ये अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध दिखाई देता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि किसानों ने केवल उपाश्रित जो वर्ग था उसी की भूमिका नहीं निभाई थी। कई बार उन्होंने स्वतंत्र रूप से भी निर्णय लिए थे, और अवध में तो ऐसा कई बार हुआ जब ताल्लुकेदारों ने अंग्रेज सरकारों का साथ दिया और किसानों ने विद्रोही सैनिकों का साथ दिया। तो हम ये देखते हैं कि ये जो आंदोलन है, ये कृषक आंदोलन है। इस तरीके के जब तर्क हमारे सामने आते हैं, तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये विद्रोह तो वास्तव में किसान विद्रोह ही है, क्योंकि किसानों की सबसे अधिक सक्रिय भूमिका थी। मोटी बात यह है कि इस विद्रोह का ग्रामों में बड़ा व्यापक प्रभाव था। 1846 में अलीगढ़, मथुरा, बांदा में भी विद्रोह हुए थे, और वहां भी इसी प्रकार का जन समर्थन था। और वैसे भी जब भी अपन यहाँ भारत में किसानों सैनिकों का बलिदान देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उनमें के जो संबंध हैं, वो संबंध किसानों के साथ होते हैं। तो सैनिक और किसान दोनों धुरी हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो किसान जो सैनिकों का विद्रोह है, उसे किसी भी तरीके से किसान विद्रोह से अलग करके भी नहीं देखा जा सकता। जब किसान सैनिकों ने और किसानों ने अपनी सुरक्षा और परंपराओं की सुरक्षा के लिए युद्ध किया, विद्रोह किया, तो ग्रामीण इलाकों में उनके संबंधियों ने भी इनका साथ दिया। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीति थी, उससे भारतीय किसान भली भांति परिचित हो चुका था। और 1857 के पहले जितने भी छोटे मोटे विद्रोह हुए थे, उन सब में किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई थी। चाहे 1824 में मेमन सिंह के नेतृत्व में रंगपुर का किसान आंदोलन, मोपला का किसान विद्रोह, ये ऐसे विद्रोह हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसान इसमें हिस्सा ना लें। तो इन आधार पर हम देखते हैं कि इसे किसान विद्रोह कहने में भी कोई विशेष आपत्तिजनक बात नहीं है। तो इसके उपरांत हम भले ही ये ना कह पाएँ कि भाई ये विशुद्ध रूप से किसान आंदोलन था, लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि किसानों ने या किसानों को इस घटनाक्रम ने सरकार का विरोधी अवश्य बना दिया था। फिर ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अशोक मेहता नामक इतिहासकार ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है ग्रेट रिबेलियन, द ग्रेट रिबेलियन, और उसमें इन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 1857 का जो घटनाक्रम है वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये जो विद्रोह था
ये निसंदेह सैनिकों द्वारा चर्बी के कारतूसों को लेकर आरंभ हुआ, परंतु उनका जो लक्ष्य है वो कंपनी सरकार के साम्राज्य को उखाड़ फेंकना था। उनका व उनके जैसे अन्य सहयोगियों का, सभी का ये प्रयास था कि अंग्रेजों को भारत से निकाल दिया जाए। और इसी अंग्रेजी विरोधी भावना ने 1857 की घटना को जन्म दिया। इसकी उत्पत्ति जो हुई वो इसी उद्देश्यों को लेकर हुई। पश्चिमी इतिहासकार जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते, वो राष्ट्रीयता का जो अर्थ है वो यूरोपियन पैमाने से लेते हैं। और ये भी तथ्य है कि ये राष्ट्रीयवादी भावना के साथ विद्रोह प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन आधुनिक परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें सत्य प्रतीत होती हैं। हो सकता है 19वीं शताब्दी का भारत राष्ट्र आधुनिक परिभाषाओं के अनुकूल ना रहता हो, किंतु हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं तथाकथित विभाजित शक्तियों ने आपसी एकता को बढ़ावा भी दिया। उस समय भी भारत में वे सारे के सारे तत्व विद्यमान थे जिनके आधार पर किसी भी भौगोलिक इकाई को राष्ट्र का नाम दिया जाता है। तो इस आंदोलन को लेकर जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक इतिहासकार हैं वो इस तरीके से तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। प्रथम तो 1857 का जो विद्रोह है वो बड़ी तेजी के साथ भारत के विशाल भाग में प्रसारित हो गया, और उनका ये मानना था कि जब तक राष्ट्रीय भावना ना हो तब तक इस तरीके का जो प्रचार प्रसार है वो संभव नहीं। फिर दूसरा क्या है कि विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर भाग लिया। ये बात भी जब दो बड़ी कौमें, एक राष्ट्र की दो बड़ी कौमें कंधे से कंधा मिलाकर आपसी सहमति जताकर किसी घटना को अंजाम देती हैं तो उसमें राष्ट्रीयता का पुट स्पष्ट दिखाई देता है। किसी प्रकार का जो धार्मिक मतभेद था वो इस घटनाक्रम के दौरान उभर कर नहीं आता। फिर तीसरे इस विद्रोह में जमींदारों व किसानों ने, जिसे अपन कहते हैं कि भाई सांप और नेवला, दोनों एक साथ साथ संघर्ष कर रहे थे। जो जंगली परिभाषा है उसके अनुसार सांप और नेवले एक दूसरे के शत्रु होते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में हम ये देखते हैं कि वो एक दूसरे के जो परंपरागत शत्रु थे वो मिलकर एक तीसरे शत्रु के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो इसे राष्ट्रीयता का स्वरूप देती है। फिर इस घटनाक्रम में विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न व्यवसायों के लोग, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न रंगों के लोग इसमें सम्मिलित थे। चाहे किसान हो, चाहे नाविक हो, चाहे छोटा मजदूर हो, चाहे जमींदार हो, सारे के सारे वर्गों की सहानुभूति सैनिकों के साथ थी। और एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसमें भारत की महिलाओं ने भी सहयोग प्रदान किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जीनत महल है, हजरत महल है, लक्ष्मीबाई है, इनका जो सहयोग था, इनकी जो भूमिका थी इस संघर्ष में, वो इसे राष्ट्रीयता का स्वरूप देने में सफल रहती है। फिर सबने सामूहिक सहमति जताकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में
ये संघर्ष किया था, या इस संघर्ष के लिए उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना था। ये भी स्पष्ट करता है कि ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था। हालांकि कुछ आलोचक हैं, उनका कहना है कि विद्रोह संपूर्ण देश में नहीं फैला, और यदि यह राष्ट्रीय विद्रोह होता तो इतनी शीघ्रता से दबाया भी नहीं जा सकता था। तो हम ये कह सकते हैं कि भी व्यापकता का क्या पैमाना है। हम अगर फ्रांस की क्रांति को लेते हैं, अगर रशियन क्रांति को लेते हैं, अगर अमेरिकन क्रांति को लेते हैं, तो उसमें भी कितने से लोगों ने भाग लिया था और कितने से हिस्से में वो क्रांति हुई थी। तो इस दृष्टिकोण से ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रीय आंदोलन होने में इसके में कोई दो राय नहीं है। फिर अब प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? जिस प्रकार 1857 के विद्रोह को जन आंदोलन बताकर राष्ट्रीय विद्रोह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है, उसी प्रकार इस राष्ट्रीय विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहने का भी प्रयास किया गया है। और डॉक्टर वी.डी. सावरकर, इन्होंने इस दिशा में सबसे पहले अपनी कलम का उपयोग किया। उन्होंने वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस में ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि 1857 का जो विद्रोह है वो भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। अब ये बात अलग है कि वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते ये धारणा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो सच्चे मायनों में राष्ट्रवादी हैं और तटस्थ इतिहासकार भी थे, इन्होंने अपनी पुस्तक भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ये लिखा है, यह केवल एक सैनिक विद्रोह ही नहीं था, यह शीघ्र ही फैल गया और जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप इसने धारण कर लिया। अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इसी धारणा की पुष्टि की है, और हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पहली सरकार बनी, राष्ट्रीय सरकार बनी, उसने भी इस तरफ काफ़ी ध्यान दिया और उन्होंने डॉक्टर एस.एन. सेन व आर.सी. मजूमदार से इस विषय पर लिखने का अनुरोध भी किया। डॉक्टर सेन इस विषय में लिखते हैं कि विप्लव विद्रोह बन गया था, उसने उसी समय से राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया जब मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने अपने को दिल्ली के बादशाह के अधीन घोषित कर दिया और भूमिपति, कुलीनों तथा जनता के एक भाग ने उनके साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। हालांकि ये घटना धर्म की रक्षा के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन वो शीघ्र ही स्वतंत्रता संघर्ष में परिवर्तित हो गया। इसमें शंका करने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि विद्रोही विदेशी शासन से मुक्ति चाहते थे और वे फिर से प्राचीन शासन को, अपने पुराने शासन को स्थापित करना चाहते थे, जिसका वास्तविक प्रतिनिधित्व दिल्ली का बादशाह करता था। तो इस प्रकार के विचार थे डॉक्टर एस.एन. सेन के। उसी तरीके से पट्टाभी सीतारमैया के भी विचार थे। डॉक्टर ताराचंद ने अपनी पुस्तक में स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम ही माना है। एस.बी. चौधरी ने अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857-59 में लिखा है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध तो यह था ही क्योंकि भारतीय इतिहास के समस्त लिखित पट से इतने विशाल विदेशी विरुद्ध संयोजन को खोजना लगभग नामुमकिन है और इसमें बहुत सारे लोग और प्रांत तो
जैसे जैसे ये बढ़ता गया जुटते चले गए। तो इन उपयुक्त जो धारणाएं हैं, जो हमने 4, 5, 6 जो ये विषय रखे आपके सम्मुख, अब आप अपनी ऐतिहासिक बुद्धि को, इतिहास बुद्धि को तर्क संगत, विवेक संगत आधार पर इन सारे तर्कों का विश्लेषण करो, सारे तर्कों के बारे में इसके अलावा अध्ययन करो और उसके बाद अपनी एक राय बनाओ कि ये जो घटनाक्रम था, ये घटनाक्रम क्या था। हमने तथ्यों के आलोक में आपको बताया कि ये सैनिक विद्रोह था, ये किसान विद्रोह था, ये मुस्लिम षड्यंत्र था, ये राष्ट्रवादी आंदोलन था, जन आंदोलन था, किसान आंदोलन था। और कुछ लोग तो ये भी कहते थे, पाश्चात्य दृष्टिकोण से सोचने वाले, कि ये काले लोगों का गोरे लोगों के विरुद्ध विद्रोह था। जबकि ये इतना तो सही है कि भाई एक तरफ तो लड़ने वाले काले थे, लेकिन उसे दबाने वालों में, उसका दमन करने वालों में जितनी संख्या गोरों से अधिक संख्या में काले थे। फिर कुछ लोग कहते हैं असभ्यता और असभ्यता का प्रश्न भी लेकर आते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये असभ्य लोगों को सभ्य लोगों के विरुद्ध विद्रोह था। घटनाक्रम देखने पे ये पता चलता है कि बर्बरता दोनों तरफ से बराबर हुई है। जहाँ भारतीय लोगों ने अंग्रेज अधिकारियों के साथ, अंग्रेज सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया, इस पर्टिकुलर इस घटनाक्रम को लेकर अगर बात करें तो, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अवध में व्यापक रूप से गोरे लोगों ने हिंसा फैलाई, व्यापक रूप से भारतीय जनता पर अत्याचार किए। तो अब ये सारा का सारा आपके अपने विवेक पर और तथ्यों का सही सही निरूपण करने पे ये पता चले कि भी आप इस दृष्टिकोण में इस घटनाक्रम को लेकर किस प्रकार से सोचते हैं। धन्यवाद।